रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन सिर्फ एक जगह नहीं, कोई मशीन नहीं, ये तो समझें जिंदगी है। पुराने लोगों की रेलगाड़ी के साथ जो यादें हैं, उन पर कई अफसाने, कई नॉवेल, कई कहानियां लिखी जा चुकी हैं। रेलगाड़ी के सफर में एक चार्म था, एक रोमांच था। स्टेशन पर हर आवाज, हर मंजर और हर चेहरा इंतजार और उम्मीद की दास्तान था। फिर यही रेलगाड़ी मुल्क की ताकत और रफ्तार का एक निशान भी थी। इसकी सीटी के साथ कौम के कदम बढ़ते थे, इसके पहियों के साथ मिल बनते थे, संवरते और जुड़ते थे। लेकिन आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ज़माना तरक्की कर गया, लेकिन पाकिस्तान में रेलगाड़ी पीछे, बल्कि बहुत पीछे रह गई। वो इंजन जो कभी मुल्क की मईशत और आवाम को खींचते थे, आज खुद को भी नहीं चला पा रहे। आखिर क्यों? वो रफ्तार, वो तरक्की, आखिर हम किस स्टेशन पर छोड़ाए? ये सिर्फ एक इदारे की ज़वाल की कहानी नहीं, ये कौम के ख्वाब के पटरी से उतरने की दास्तान है। तो आइए आज वक्त की पटरी पर सफ़र करते हुए चलते हैं पीछे, बहुत पीछे, और जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवे के उरूज और ज़वाल की कहानी। ऐसी कहानी जिसे सुनना और समझना हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी में हमारा मुस्तकबिल छुपा हुआ है। हमारी रेल कहानी का आगाज़ होता है मिड 19th सेंचुरी से। ब्रिटिश राज पूरे हिंदुस्तान पर अपनी ग्रिप मजबूत कर रहा था और इतने बड़े मुल्क को, जिसे मुल्क नहीं सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, इस पर कंट्रोल के लिए बरतानिया को ज़रूरत थी एक तेज़ रफ्तार और मुअस्सिर निज़ाम की, और इसका जवाब था रेलवे। 1853 में, यस, जंग आज़ादी से भी 4 साल पहले हिंदुस्तान में पहली रेलगाड़ी चली, और फिर देखते ही देखते लोहे की पटरियों का जाल फैलता ही चला गया और मौजूदा पाकिस्तान के इलाके में पहली ट्रेन 13 मई 1861 को कराची से कोटरी के दरमियान चली। मगर क्यों? ये अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत थी क्या? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे इनका मकसद कुछ और था। सबसे पहला मकसद था फौजी कंट्रोल। जी हाँ, 1857 की जंग आज़ादी ने इन्हें सबक सिखा दिया था कि अगर दोबारा बगावत हुई तो शायद अब इन्हें मौका ना मिले। इसलिए इन्होंने ऐसा निज़ाम बनाया जो फौजियों और हथियारों को मुल्क के एक से दूसरे कोने तक जल्द अज जल्द पहुंचा दे। यानी रेलवे ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा हथियार थी। दूसरा मकसद था इकोनॉमिकली हिंदुस्तान को एक्सप्लॉइट करना, यानी माशी इस्तेहसाल। गोरे चाहते थे कि हिंदुस्तान के खेतों से कपास, गंदम और दूसरा खाम माल और भी जो मादनियात वगैरह थी, सब तेज़ी से बंदरगाहों तक पहुँचें ताकि इन्हें बरतानिया की फैक्ट्रियों में भेजा जा सके और फिर वहाँ माल बनाकर महंगे दामों वापस हिंदुस्तान में और दूसरी मंडियों में बेचा जाए। ये दो तरफा लूटमार थी और इसका सबसे अहम पार्ट थी रेलवे। फिर एक तीसरा मकसद भी था, एडमिनिस्ट्रेटिवली, यानी इंतज़ामी तौर पर अपनी ग्रिप को मजबूत करना। रेलवे ने ब्रिटिश राज को इस काबिल बना दिया कि वो मुल्क के दूर दराज इलाकों पर भी अपनी ग्रिप बनाए। खैर, मकसद जो भी हो, इसमें शक नहीं कि उस दौर के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिखाया। ये तकरीबन 250 साल पहले की बात है। दुनिया आज से बहुत मुख्तलिफ थी, लेकिन ब्रिटिश इंजीनियर्स ने बगैर किसी मॉडर्न मशीनरी के पहाड़ों के सीने चीर कर सुरंगें बनाई, बड़े बड़े दरियाओं पर ऐसे शानदार पुल बनाए कि आज भी खड़े हैं और इंजीनियर्स का शाहकार हैं। इन्होंने हजारों मील पटरियां बिछाई, बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर पंजाब के मैदानों और फिर बंगाल की सरजमीन तक, और ये पूरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को मिला जब 1947 में वो आज़ाद हुआ। ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया और इसका नाम रखा गया पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे। और इस रेलवे का पहला सफ़र तारीख का सबसे भयानक, सबसे अलनाक और सबसे ख़तरनाक सफ़र था। जी हाँ, हिजरत का सफ़र। हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाली रेलगाड़ियाँ सिर्फ मुसाफिरों को नहीं ला रही थी, वो पाकिस्तान को ला रही थी। इनके डब्बों में, इनकी छतों पर इंसानों के साथ साथ एक नए मुल्क का ख्वाब था, उम्मीदें थीं और साथ ही बहुत ज़्यादा गम भी। ये आज़ादी की ट्रेन थी जिन पर रास्तों में हमले हुए और ये खून की ट्रेन बन गई, लेकिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंची। यानी पाकिस्तान रेलवे की बुनियाद लोहे की पटरियों और इंजनों पर नहीं, लाखों महाजरीन के खून, आंसू और पसीने पर रखी गई। यूं रेलवे सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, हमारी कौमी तारीख का एक जिंदा बाब बन गया।
तकसीम के बाद पाकिस्तान रेलवे बहुत तेजी से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। 50s और 60s को तो पाकिस्तान रेलवे का गोल्डन पीरियड कहना चाहिए। उस वक्त रेलवे का मुल्क की इकॉनमी और सोशल लाइफ में भी बहुत अहम किरदार था। रेल सफर के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए भी सबसे बड़ा, सबसे सस्ता जरिया थी। ये सिर्फ इदारा नहीं, एक तहजीब थी। इसके अपने शानदार स्कूल थे, बेहतरीन अस्पताल थे और बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनीज थीं। सबसे अहम बात कि पाकिस्तान रेलवे एक मुनाफा बख्श और खुद कफील इदारा था। इसे हुकूमत से किसी मदद की जरूरत नहीं थी। ये कौमी खजाने से पैसे लेता नहीं था, बल्कि देता था। 1960 से 65 के 5 साला मंसूबे में पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे ने 37 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। यस, आज से 60 साल पहले के 37 करोड़। फिर वक्त के साथ साथ पाकिस्तान रेलवे मॉडर्न भी हुआ। भाप के पुराने इंजनों की जगह पावरफुल डीजल और फिर इलेक्ट्रिक इंजन ने ले ली। खानेवाल से लाहौर तक का सफर इलेक्ट्रिफाइड हो गया, जिससे सफर और भी कम हो गया। फिर तेजगाम, खैबर मेल और अवाम एक्सप्रेस जैसी मशहूर ट्रेनें शुरू की गईं, जो आज तक चल रही हैं। रेलवे का सफर इतना मशहूर था कि हमारी फिल्मों और गानों बल्कि अदब का भी लाजिम हिस्सा बन गया। अदब में तो रेल को वो हैसियत हासिल थी जो बहुत कम किरदारों को हासिल होगी। रज़ा अली आब्दी की रेल कहानी तो है ही, लेकिन हर बड़े नॉवेल में आग का दरिया, उदास नस्लें और राजगिद्ध में भी आपको रेल अहम तरीन मोड़ पर, अहम तरीन किरदार के तौर पर नजर आएगी। बहरहाल सब कुछ ठीक चल रहा था। रेलवे तरक्की की पटरी पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही थी कि कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। 1971 आ गया, सुकूते ढाका हो गया, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान रेलवे का बहुत बड़ा और मुनाफा बख्श हिस्सा ईस्टर्न बंगाल रेलवे भी ईस्ट पाकिस्तान के साथ चला गया। ये पाकिस्तान रेलवे के लिए इतना बड़ा धचका था कि वो आज तक पूरी तरह इससे संभल ना पाया। और मुझसे पूछें तो यही कहूँगा कि ज़वाल की असल कहानी वहीं से शुरू हुई। 71 के बाद जो हुकूमतें आईं, उनकी तवज्जो रेलवे पर कम और सड़कों और रोड ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा थी। फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल यानी NLC बन गया, जो माल बर्दारी के लिए रेलवे का बहुत बड़ा और ताकतवर कंपेटिटर बनकर सामने आया। और रेलवे हर गुजरते साल के साथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता चला गया। लॉजिस्टिक्स का मुनाफा बख्श कारोबार इसके हाथ से निकलता चला गया और ट्रकिंग माफिया मजबूत होता गया। और यही वो दौर था मिड 70s में, जब पाकिस्तान रेलवे पहली बार खसारे में गया। 1974-1975 वो साल था जिसमें पाकिस्तान रेलवे ने पहली बार 15 करोड़ से जायद का खसारा जाहिर किया और नुकसान का वो सफ़र शुरू हुआ जो आज 50 साल बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्यों? ये क्या वजह थी कि एक मुनाफा बख्श इदारा सिर्फ चंद सालों में एक सफ़ेद हाथी बन गया? इसके पीछे एक नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स थे। एक ऐसी दीमक थी जिसने कुछ ही सालों में रेलवे को अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया। इनमें पहला और सबसे बड़ा मुजरिम है पॉलिटिकल इंटरवेंशन और करप्शन। 70s में पाकिस्तान में पहली बार इदारों में बड़े पैमाने पर सियासी मुदाखलत का कैंसर फैलना शुरू हुआ। मेरिट को नज़रअंदाज करके सिफारिश पर भर्तियां होने लगी, सियासी बुनियादों पर अपने बंदे रखवाए जाने लगे। यही वजह है कि नाअहल और करप्ट ऑफिसर अहम ओहदों पर आए, जिनका काम सिर्फ एक था, अपनी सियासी पार्टी को खुश करना। इन्होंने ऐसी ट्रेनें और ऐसे रूट शुरू करवा दिए जिनका कोई फायदा ही नहीं था। इनका एक ही काम था, सिर्फ और सिर्फ खसारा करना। इसी दौर में रेलवे की कीमती ज़मीन पर भी कब्जे होना शुरू हुए। इंजनों और डब्बों के स्क्रैप चोरी होने का आगाज़ हुआ और फाइनेंशियल करप्शन का वो आगाज़ हुआ कि आज तक न रुक पाया। ऐसे इदारे में विजन कहाँ से आए, प्लानिंग कहाँ से आए? नतीजा ये निकला कि रेलवे बदलते वक्त को समझ नहीं पाया। दुनिया आगे बढ़ रही थी मगर हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई तवज्जो ना दी। वही पुरानी पटरियां, वही सिग्नल सिस्टम, वही इंजन और वही डब्बे। जब इदारा ही खसारे में जा रहा हो तो अपग्रेड करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फिर उस दौर में इदारे में ज़रूरत से ज़्यादा मुलाजिम भी भर्ती किए गए। यस, वही सियासी बुनियाद पर भर्तियाँ। यूँ रेलवे पर तनख्वाहों का बोझ बढ़ता गया और जो कसर रह गई थी वो ट्रेड यूनियन ने पूरी कर दी, जो इदारे के बजाय ज़ाती मफादात को तरजीह देती और रेलवे में रिफॉर्म्स के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। इन सब का वही नतीजा निकला जो निकलना था। रेलवे में एक के बाद दूसरा बड़ा हादसा होने लगा। ऐसे हादसे कि अवाम का रेलवे पर एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। 1990 में सांगी हादसा और 1991 में घोटकी हादसा। जब जान ही महफूज ना हो
तो कौन रेलवे पर सफ़र करना चाहेगा। हर हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन होती, कमेटियां बनती, फिर नतीजा कुछ नहीं। वक्त के साथ दुनिया में रेलवे इनकलाब आ रहे थे। चीन ने देखते ही देखते हज़ारों किलोमीटर्स का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बना लिया। सऊदी अरब, जहां रेलवे का वजूद ही ना था, वहां भी जदीद तरीन नेटवर्क बना दिया गया। जापान की ट्रेन्स वक्त की पाबंदी और सेफ्टी की मिसाल बन गईं। यूरोप में तो तकरीबन सारे ही मुल्क रेल के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़ गए। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी, जिसको हमारी ही तरह का रेलवे निज़ाम मिला था, इसने भी किसी न किसी हद तक अपनी रेलवे को मॉडर्न बना लिया। लेकिन हम शायद दुनिया का गैर महफूज तरीन रेलवे निज़ाम चला रहे हैं। 2005 में घोटकी से लेकर 2007 में मेहराबपुर, 2016 में लांडी, 2019 में लियाकतपुर और 2021 में ढहरकी के हादसात, और जो कमी रह गई थी वो दहशतगर्दी ने पूरी कर दी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान रेलवे में सफ़र करना है तो जान पर खेल कर करें। आज पाकिस्तान रेलवे की हालत क्या है? इदारा कई सालों बल्कि दिहाइयों से खसारे में है। पिछले 2 सालों में 2023-24 में रेलवे ने रिकॉर्ड 88 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल किया, जबकि रवां साल में भी 83 अरब रुपए कमा चुका है। लेकिन मसला ये है कि ये रेवेन्यू है, यानी आमदनी है। इखराजात, खास तौर पर कर्जों और पेंशन की अदायगी के बाद तो रेलवे के पास कुछ बचता ही नहीं, बल्कि अरबों रुपए का खसारा है। तो मुनाफा कैसे होगा, जबकि पाकिस्तान के पास ज्यादातर इंजन पुराने हैं, पटरियां बुरे हाल में हैं और सबसे बढ़कर रेलवे पर आवाम का एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका है। सफर के लिए उनका सबसे आखिरी ऑप्शन रेलवे होगा और माल बर्दारी के लिए भी। अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के टोटल फ्लाइट ट्रैफिक में से सिर्फ 4% रेलवे को मिलता है। मगर इस अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण भी है, कोई लाइट एट द एंड ऑफ टनल है। एक नाम जो बार बार लिया जाता है वो है CPEC और उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ML1। ये ML1 क्या है? असल में कराची से पेशावर जाने वाली पाकिस्तान रेलवे की मेन लाइन को कहा जाता है मेन लाइन 1, और ये प्रोजेक्ट इस पूरी लाइन को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड करने का मंसूबा है। इसमें नई पटरियां बिछाई जाएंगी, सिग्नल सिस्टम को जदीद बनाया जाएगा और यूं रेलगाड़ियों की स्पीड 50-100 नहीं 160 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाएगी। इस मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट की वजह से कराची से पेशावर का सफर आधे वक्त में होगा, यानी एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होगा कब? 10 साल तो हो चुके, इस प्रोजेक्ट पर बात ही चल रही है, लेकिन तारीख पर तारीख, मंसूबा अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। कब होगा कोई नहीं जानता। लेकिन इससे पहले रेलवे को खुद भी बेहतर होने की बहुत ज़रूरत है। सियासी मुदाखलत का खात्मा किया जाए, इदारा वाकई खुद मुख्तार हो, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे जहाँ तक मुमकिन हो अपने खर्चे पर, और इसके लिए ज़रूरी है कि फ़्लाइट पर तवज्जो दी जाए, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में रेलवे की असल कमाई मुसाफिर ट्रेनों से नहीं बल्कि माल गाड़ियों से आती है। तो पाकिस्तान रेलवे का ज़वाल सिर्फ एक महकमे की नाकामी नहीं, ये हमारी इज्तिमाई गफलत और गलत प्रायोरिटीज़ की कहानी है। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी इतनी देर नहीं हुई। अगर सही नीयत, मजबूत इरादे और वाज़ा विजन के साथ काम किया जाए तो रेलवे दोबारा रफ्तार पकड़ सकती है और पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की पटरी पर वापस ला सकती है। तो हो सकता है बूमर्स की तरह जेनजी की मुस्तकबिल की यादें भी रेलगाड़ियों से ही वाबस्ता हो जाएं। वैसे क्या आपकी रेल के सफ़र से कोई याद जुड़ी हुई है? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपके ख्याल में रेलवे के ज़वाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है।